हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल, जिसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पार्ट्स ऑफ द सेल, बेसिकली सेल जो है वो 3 कंपोनेंट का बना होता है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं इनमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है। ऐसे और भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो हम वही देख सकते हैं यहाँ पर भी। इन दोनों पिक्चर में सेल का स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, वो इन पिक्चर्स में दे रखा है और आगे हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक बाउंड्री होती है या फिर एक वॉल हम कह सकते हैं, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को और बाहर के एनवायरनमेंट के या फिर बाहर के जो कंपोनेंट है दूसरे, उनको सेपरेट करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है। इसकी वजह से ये अलाउ करता है, कंट्रोल करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को इन और आउट। मतलब इम्पोर्टेंट मटेरियल जो होगा उसका मूवमेंट अलाउ करेगा इनसाइड सेल के अंदर, और वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट आउट करेगा। इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल होता है कि इम्पोर्टेंट मटेरियल का तो मूवमेंट इनसाइड करेगा और वेस्ट मटेरियल का मूवमेंट आउटसाइड करेगा। ये जो है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पूरा सेल को कवर करता है, इसलिए ये सेल को शेप भी देगा। जैसा मेम्ब्रेन का शेप होगा वैसा ही शेप जो है सेल का होगा। प्लांट सेल में एक एडिशनल थिक लेयर होती है, एडिशनल थिक लेयर होती है जो इस मेम्ब्रेन को कवर करती है या फिर इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है, जिसको कहा जाता है सेल वॉल। इससे सेल को और रिजिडिटी मिलती है और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल को हम कैसे, सेल दिखता कैसा है, अभी सेल ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ऑनियन पिल है, लिफ पिल है। इनको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर नीचे रख के देखेंगे तो हमको सेल दिखाई देंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, फैले हुए होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपेरेटस, राइबोसोम्स है। ये सब वहाँ फैले हुए डिस्पर्स्ड होते हैं। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप बॉडी होती है जो कि सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके चारों तरफ एक बाउंड्री या वॉल होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग अलग करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है जो सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करता है। अगर हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके अंदर हमको एक स्फेरिकल बॉडी दिखाई देगी जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो होते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स,
जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जीन्स होते हैं, और ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक बेबी जो बच्चा है वो उसके आइज़, माउथ, नोज़, ईयर पेरेंट्स ऐसे दिखते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? इन क्रोमोसोम्स की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, वो भी पोरस होती है, इसलिए वो भी अलाउ या कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए, कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहिए, ये अलाउ करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए और न्यूक्लियस से बाहर कौन सा मटेरियल जाना चाहिए, वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ करता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, और न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में यहाँ वहाँ फैले रहते हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स, या जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, या जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस और बाकी सारे मटेरियल को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, इसलिए इन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। बैक्टीरिया, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स कहा जाता है। ये डायग्राम देख सकते हैं आप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, इनमें डिफरेंस आपको इन डायग्राम में पता चल जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।